मुजरिम सामने है, सीसीटीवी कैमरे सामने हैं, ये तो क्लोज एंड शट केस है। वो कह रहे हैं हमने इसलिए किया। ये तो ढूंढना चाहते हैं गलती से कोई मिल जाए पाकिस्तानी, गलती से कोई मुसलमान मिल जाए, गलती से विदेश की कोई फंडिंग मिल जाए, ताकि हम जो है ये कह सकें कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आज आपसे पूछना चाहूंगा दो अहम मुद्दे। एक अभी हमारे हाल फिलहाल हमारी संसद में अटैक हुआ, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। एजेंसियों ने या पुलिस ने उन पर क्या एफआईआर दर्ज की है, क्या कुछ पूरी डिटेल है, अभी वो हमारे सामने नहीं है। दूसरी तरफ कतर में हमारे जो 8 भारतीय थे, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, जासूसी का उन पर आरोप है। हम लोग लगातार एफआईआर मांग रहे हैं, लेकिन वो हमें वहां से मिल नहीं रही है। तो वहां का कानून और हमारा यहाँ का कानून, इन दोनों में क्या चीजें ऐसी हैं जो जनता जानना चाहती है और उन्हें मिल नहीं पाती? आप जरा बताएं। कतर में जिन लोगों को फांसी दी गई उनके बारे में भारत सरकार और पूरे देश का ये कहना है कि उनको ना तो ये बताया गया कि किन जेल में पकड़ा गया, ना उनको जो है किसी तरह वकील की एक्सेस दी गई, ना उनको चार्जशीट दी गई, और इसलिए उन्हें तन्हाई में रखकर उनके साथ जो है बर्ताव किया गया वो अमानवीय है। और हम उनकी जो कानून व्यवस्था है, उनका जो कानून है उसका विरोध करते हैं। और हिंदुस्तान में भी आज हम देख रहे हैं कि 13 दिसंबर को जो संसद पर हमले का मामला है, उसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनको भी आज तक, जिस समय हम बात कर रहे हैं, आज तक उनको एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। ना ये बताया गया है उन पे कौन-कौन से चार्जेस हैं, और बड़ी मजे की बात यह है कि उनके वकीलों को भी उनसे मिलने का मौका नहीं दिया गया। तो कहाँ भारत को हम कहते हैं कि हम एक संपन्न है, एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है, और कतर को हम कहते हैं हमारा शाही है, और वहां पर जो कानून है इस्लामिक कानून है। तो इस तरह का भेदभाव ये बताता है कि आजाद भारत के 75 साल बाद भी, जिसे हम अमृत काल बोल रहे हैं, उस अमृत काल में नागरिक कानूनों की स्थिति कतर से बदतर है। और ये बड़े शोक और चिंता की बात है कि हमारी अदालतें होने के बावजूद भी अभी तक जो नीलम है, उसके वकील को ये एप्लीकेशन लगानी पड़ी कि मुझे जो है एफआईआर की कॉपी तो दो। तो ये आप समझिए कि अगर एफआईआर की कॉपी आप नहीं देंगे तो किसी आदमी का वकील उसको कैसे उसकी सुरक्षा करेगा, या कैसे उसकी रक्षा करेगा, या कैसे उसका मुकदमा लड़ेगा। और जब वकील ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, तो पुलिस ने आज की तारीख तक, जिस समय हम बात कर रहे हैं, उसको अपने वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी। तो एक तरह से कानून का मखौल है, और ये बताता है कि जो हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इस मामले की तह में जाने की जगह बात का बतंगड़ बना रही है। और मेरा आज भी ये कहना है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला मामला निकलेगा। और जब ये पूरी की पूरी साजिश, जिस पे मोदी जी बयान दे रहे हैं, मोदी ने कल भी बयान दिया, हमें इस मामले की तह तक जाना है। हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी कहते हैं हमें इसकी मामले की तह में जाना है। जो अनीश दयाल हैं, जो इसकी जांच कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमें इस मामले की तह में जाना है। ये ऐसे सोच रहे हैं जैसे कोई ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो जिसको ये ढूंढना चाहते हो। सीधा सा सवाल है। सवाल ये है कि बच्चों ने कहा कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमारी बात नहीं सुनी जाती, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, प्रदर्शन करने का अधिकार छीन लिया गया है। और ये ऐसी बातें हैं जो आम मूलभूत, यानी मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी कह सकता हूं कि इनकी एक भी शिकायत नाजायज नहीं। मैं किस्सा पढ़ रहा था, महाराणा रंजीत सिंह की किताब है, उसमें एक किस्सा है कि महाराणा रंजीत सिंह अपनी जनता का हाल जानने के लिए साधारण वेश में घूमते थे। तो एक दिन वो घूम रहे थे, तो एक पत्थर आकर उनके सर पर लगा। जब पत्थर उनके सर पर आकर लगा, तो सिपाहियों ने देखा कि एक बुढ़िया औरत ने पत्थर मारा है, तो उसको वो गिरफ्तार करके ले गए। अगले दिन दरबार में रंजीत सिंह के सामने उसे पेश किया गया। जब वो औरत का मामला आया तो उन्होंने पूछा कि भाई तूने मुझे पत्थर क्यों मारा? उस औरत ने कहा कि मेरा बेटा कई दिन से भूखा था, मैं पत्थर मारकर जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ रही थी ताकि जामुन मिल जाए, तो मेरा बच्चा जो है उसे खा ले और उसकी भूख जो है वो मिट जाए। रणजीत सिंह ने थोड़ी देर सोचा और उन्होंने कहा कि इसको जो है रिहा कर दिया जाए और साथ में इसे 1000 रुपए दिए जाए ताकि ये अपने बच्चे का लालन पालन कर सके। तो उनका जो वजीर था उसने पूछा कि महाराज इसे तो आपको पत्थर मारा, फिर आपने इसको 1000 रुपए क्यों दे दिए? तो उन्होंने कहा जब एक पेड़ पत्थर मारने पर फल दे सकता है, तो मैं तो यहाँ का राजा हूँ और ये अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसी बात कह रही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी भूख मिटाने के लिए जो पेड़ है उससे ज्यादा जो है दया दिखाऊं।
तो ये तो एक महाराणा रणजीत सिंह का किस्सा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, और एक इस सरकार का किस्सा है कि एक लड़की जिसकी 42 साल की उम्र हो गई है, जिसने एमए बीएड किया हुआ है, जिसने जो है एमए और एमएड भी किया हुआ है, और जिसने जो है नीट की परीक्षा भी दी है, वो 42 साल की हो गई है। वो कह रही है कि मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, और देश की सरकार कहती है इस पे यूएपीए लगा दो। यानी हक मांगने की बात करने पर यूएपीए लगाना जो है, इस सरकार की सारी पोल खोलता है। और ये सरकार जो कहती है हम कल्याणकारी राज्य की सरकार है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि तुम्हें 5 किलो अनाज मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा, तुम भूखे मरोगे। और मोदी जी जो चीख-चीख कर रोज भाषण देते हैं, उसका उन्होंने पर्दाफाश कर दिया है। अब यूएपीए को समझना बड़ा जरूरी है। यूएपीए जो है 1967 में लागू हुआ था देश में। उस समय बड़ा सिंपल कानून था। और आप सोचिए कि अगर यूएपीए बड़ा सख्त कानून होता, तो इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी लोगों को डीआईआर और मीसा की जगह जो है यूएपीए में बंद करती। यूएपीए को इतना सख्त बना दिया है कि मुझे एक किस्सा याद आता है दूसरा, कि एक बहुत प्रसिद्ध, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जादूगर हुआ है, उसका नाम था हुडनी। हुडनी का सबसे फेमस जो कृत्य था या जो नाटक था, वो ये था कि वो अपने हाथ-पाँव जो है जंजीर से बाँध देता था, ताले लगवा लेता था, और फिर वो कहता था जी कि मुझे जो है आप एक बक्से में बंद कर दो, उसपे भी ताला लगा दो और मुझे समुद्र में फेंक दो, मैं निकल आऊँगा। तो हुडनी जो है दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता है। तो दगाल जो थे वो 1968 में फ्रांस के तानाशाह थे। जब फ्रांस के तानाशाह थे तो उनके पास हुडनी गया, और उन्होंने हुडनी से कहा कि भई तू कोई चमत्कार करके दिखा। तो दरबार में उस समय एक बड़ी पार्टी चल रही थी, तो हुडनी ने कहा महाराज मैं आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं भी आपको अपना जादूगर दिखाता हूँ। और हुडनी ने जादू क्या दिखाया? उसने दिखाया कि दगाल ने जो कच्छा पहन रखा था लाल रंग का, वो कच्छा लाकर उनके हाथ में दे दिया। अब दगाल बड़े हैरान सबके सामने कि मेरा कच्छा इसके पास कैसे आ गया? तो उसने छुआ होगा, हाथ लगाया होगा और कच्छा लाकर उसे दे दिया। दगाल ने देखा कि मेरा कच्छा तो वाक़ई यही है, जो इसने लाके दिया है। तो अगर वहाँ पर यूएपीए होता, तो दिल्ली की स्पेशल सेल, दिल्ली की एनआईए ये कहती कि इसने जो दगाल के शरीर को छुआ है, उसका कच्छा गायब कर दिया है, इस पे यूएपीए लगा दो। तो जब राजा के अंदर, जब प्रशासन के अंदर, जब सरकार के अंदर मौलिक बुद्धि, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, और जब वो नहीं होती तो नॉनसेंस बन जाती है, तो वो खत्म हो जाए, तो वो जो है हर जगह खतरा देखती है। मोदी जी की जान को खतरा है। जो भीमा कोरेगांव का मामला हुआ उसमें भी यही था। उसमें भारत सरकार की एनआईए ने, मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि फर्जी तरीके से उन सब लोगों को जेल में रख रखा है, और उसमें 2 लोग मर भी गए, फादर स्टेन स्वामी, और बाकी लोगों को जो है अभी भी वहाँ पर सजा भुगतनी पड़ रही है। और बार-बार एक बात निकल के आती है कि इनके जो वर्ज़न है, जो इनके कंप्यूटर और लैपटॉप के वर्ज़न हैं, वो वर्ज़न जो है वर्ज़न 6 है, जो कि अ, अभी अवेलेबल है मार्केट में। और जो उनके यहाँ जो प्लांट किया गया, वो विंडो जो प्लांट की गई, वो 10 विंडो 10 की प्रिंटिंग थी। तो ये मोदी जी की जैसे डिग्री है ना, मोदी जी ने 78 में कहते हैं जी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए बीए की, और उसके बाद उनकी डिग्री जो है उस फ़ॉन्ट में छपी जो 1988-89 में आया। तो इस तरह के ये कारतूत या कारनामे करते हैं। और उसके बाद जो है अभी तक भीमा कोरेगांव में एनआईए ने 4 साल गुजरने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं की। हिंदुस्तान की सारी अदालतें आँख बंद करके हरि नाम जपते हुए बैठी हुई हैं, और किसी को देश के मानव अधिकारों की चिंता नहीं है। और ये जो घटना है, जो यूएपीए लगाया जिन लोगों पर, संसद की बात की है, तो हमारे जो संसद के सभापति हैं, जिनको हम संसदीय अध्यक्ष बोलते हैं, ओम बिड़ला जी, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन 14 सांसदों को हमने निलंबित किया है, वो इसलिए निलंबित नहीं किया कि उन्होंने संसद की सुरक्षा के मामले को लेकर हम मामला उठाया था। वो कहते हैं हमने इन्हें दूसरे मामले में दूसरे मामले में निलंबित किया। मतलब कि संसद में सवाल कोई उठाओ, आरोप कोई दूसरा लगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी संसदीय अध्यक्षों की समीक्षा की जाएगी, तो इतिहास में सबसे ज़्यादा तानाशाह संसदीय अध्यक्ष जो है वो माना जाएगा आज के ओम बिड़ला जी को। और जो राज्यसभा के सभापति हैं, जिनका नाम सब लोग जानते हैं धनखड़ जी, वो माने जाएँगे, क्योंकि इन्होंने पद की गरिमा, पद को चलाने की गरिमा, पूरे जितने मानदंड पूरी दुनिया में स्पीकर और जो चेयरमैन के होते हैं, उनको नष्ट कर दिया है। और देश में इस समय पूरी की पूरी तानाशाही, संसदीय लोकतांत्रिक तानाशाही
वैधानिक तानाशाही देश में चलाई जा रही है। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये सारे लोग जो हैं बड़े खुश होते हैं कि हमने जो है देश को गुलाम बना लिया है। और इस तरह की हालत हो गए हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कीड़े मारने की दवाई आप लाएं और उसमें ही कीड़े पड़ जाएं, कीड़े मारने की दवाई में कीड़े पड़ जाएं, इस तरह की हमारी जो आज की लोकसभा और राज्यसभा हो गई है। जिनको लोगों के अधिकार की रक्षा करनी है, जिनको लोगों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उचित कानून, जिसे कि हम कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत होना चाहिए था, वो पंचायत की जगह कारागार की श्रेणी में आ गई है। वहां सांसदों को नहीं बोलने दिया जाता, बाकी जनता की तो क्या बात है। तो ऐसी हालत में देश की हालत जो है बेहतर होने की जगह बद से बदतर हो गई है। और इसीलिए हमको बार-बार एक ही बात याद आती है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कालिदास का, कि कालिदास जो था मूर्ख था। तो वहाँ के पंडितों ने तय किया कि विद्योत्तमा जो बड़ी विदुषी थी, उसने कहा जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उससे शादी करूँगी। तो सारे जाते थे, शास्त्रार्थ में हार जाते थे। जब वो हार गए, तो उन्होंने तय किया कि इसकी शादी जो है वज्र मूर्ख से कराएँगे। तो वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जिस पेड़ पर कालिदास बैठा है, जिस डाल पर बैठा है, उसी डाल को काट रहा है। यानी जब डाल कटेगी तो वो भी गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा इससे बड़ा वज्रमूर्ख कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इसकी शादी जो विद्योत्तमा से कराएँगे। तो वो उसको पकड़ के ले गए और उन्होंने विद्योत्तमा के सामने एक शर्त रखी कि आप जो भी सवाल करोगी, उसका ये जवाब देगा लेकिन मूक रहकर देगा, बोलेगा नहीं। मोदी जी भी नहीं बोलते हमारे, और हम इनकी इंटरप्रिटेशन करके आपको बता देंगे। विद्योत्तमा तैयार हो गई। तो विद्योत्तमा ने कालिदास को कहा 1, तो कालिदास ने कहा 2, तो विद्योत्तमा ने तो कहा कि एक आत्मा है। तो कालिदास समझा कि ये कह रहा है कि तेरी आँख फोड़ दूँगी, फोड़ दूँगी। तो उसने कहा मैं तेरी 2 आँख फोड़ दूँगा। तो पंडितों ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये करके बताई कि आपने कहा आत्मा एक है, इन्होंने कहा नहीं आत्मा और परमात्मा 2 है। अब विद्योत्तमा ने दिखाया उसको ऐसे 5। तो विद्योत्तमा का कहना था शरीर 5 तत्वों से बना है। कालिदास ने इसका मतलब समझाया, ये कह रही है तेरे को तमाचा मारूँगी। तो कालिदास ने घूंसा दिखा दिया, बोला घूंसा मारूँगा तेरे को। तो विद्योत्तमा को पंडितों ने समझाया कि आपने कहा 5 शरीर 5 तत्वों से बना है। तो ये कह रहा है कि आत्मा ही एक चीज़ है जो शरीर को जिंदा रखती है। तो विद्योत्तमा ने मान लिया कि मुझसे ज़्यादा विद्वान है। और जब शादी हुई, तो शादी की पहली रात को ही जब बगल में एक ऊँट गुज़र रहा था, तो उसने कालिदास जो कि अनपढ़ था, गँवार था, जाहिल था, तीसरी पास था वो, थी जी, उस जी, पे जी। डिग्री करने की और उसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस कर रखी थी। तो वो बोला उष्ट, उष्ट, उष्ट। तो उसने कहा ये तो वज्रमूर्ख मिल गया, इसे ऊँट का नाम भी बोलना नहीं आता। तब उसने जो है उसे प्रताड़ित किया, तब बाद में कालिदास को ज्ञान हुआ। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का मतलब है कि मोदी जी कब कालिदास की तरह कुमार संभव लिखेंगे, कब कालिदास की तरह विद्वान बनेंगे, कब कालिदास की तरह उज्जैन का जो नाम है वो दुनिया में रोशन करेंगे। आज के दिन वो जो है वो वाले कालिदास हैं जो लोकतंत्र के पेड़ पर बैठकर लोकतंत्र की ही जड़ को काट रहे हैं, लोकतंत्र की टहनियों को काट रहे हैं और लोकतंत्र का जो हमारा वट वृक्ष है उसको नष्ट करने में लगे हैं। और जिन लोगों ने जिन 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, रोज खबर आ रही है जी जूते वाले की दुकान पर गए, उन्होंने फलाना जूता खरीदा। अरे भाई जूता जो पहना हुआ है उससे ही पता चल जाएगा तुम्हें उन्होंने जूता खरीदा था तभी तो पहना है, या तो चोरी किया या पहना है। वो जूते वाले से क्या पूछना है? इसका मतलब ये है ये एजेंसी वाले हैं। ये ऐसी एक फ़िल्म आई थी मनोरंजन, संजीव कुमार की, सबको देखनी चाहिए। मैंने 13 बार वही फ़िल्म देखी है। तो उस फ़िल्म में एक दृश्य आता है कि वो संजीव कुमार को ढूँढने जाते हैं, तो असित सेन जो थे वो हवलदार बने हैं, वो एक लॉकर और एक ड्रॉवर खोल के कहते हैं, इसमें जो है संजीव कुमार नहीं है। फिर चीनी का डिब्बा खोलते हैं, कहते हैं इसके अंदर संजीव कुमार नहीं है। तो ये जो एजेंसी वाले हैं, ये जितने कदम उठाते हैं, जितनी खबर मैं पढ़ता हूँ, जितने वीडियो देखता हूँ, मुझे लगता है सारे वज्र मूर्ख, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा मूर्ख राजा वैसी मूर्ख प्रजा, वैसे ही मूर्ख कर्मचारी इस देश के पल्ले पड़ गए तो फिर हैं। आपके और हिसाब ये से क्या होना सारे चाहिए सर? अगर आप एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर आपके हिसाब से कैसे जाँच होनी चाहिए? कैसे पता करना चाहिए? जांच आप कैसे बता होनी दें। चाहिए? जी। सीआरपीसी आईटी की लिखी हुई है, मुजरिम सामने है, सीसीटीवी कैमरे सामने हैं, ये तो क्लोज एंड शट केस है। वो कह रहे हैं हमने इसलिए किया। ये तो ढूंढना चाहते हैं गलती से कोई मिल जाए पाकिस्तानी, गलती से कोई मुसलमान मिल जाए, गलती से विदेश की कोई फंडिंग मिल जाए, ताकि हम जो है ये कह सकें कि ये अंतर्राष्ट्रीय तो देखिए साजिश है। फंडिंग तो हुई होगी ना, दिल्ली तक आए हैं, इतनी दूर खर्चा करके दिल्ली में रहेंगे, खाया-पिया होगा, कहीं से तो होएगी ना फंडिंग?
अरे खाना, उन बेचारों के पास पैसे नहीं थे। उनकी जो सारी हालत है, उनकी बैंक की पासबुक बता देगी, उनकी चेक बुक बता देगी, उनकी घर की हालत बता देगी। वो किसी मर्सिडीज बैंड में बैठ के नहीं आए, हवाई जहाज से नहीं आए। वो लोग जो थे साधारण घरों के, उनके घरों पे जो लोग गए हैं, उनके माँ-बाप के जो हाल हैं, वो ये बताता है कि वो व्यवस्था से दुखी थे। और जो लोग व्यवस्था से दुखी होते हैं, वो क्रांति करते हैं। मोदी जी को जानना चाहिए, देश के नौजवान सोशल मीडिया बेरोजगार पर क्यों लोग ये हैं? लिख रहे हैं अगर उस लड़के जी सर, सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं उस लड़की ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, नेट क्वालीफाई किया, इतना सब कुछ किया, उसके अंदर तो इतना टैलेंट है, नौकरियां खुद चल के आ जाती, फिर वो क्यों परेशान थी, फिर वो क्यों सरकार को कोस रही है? ये देश की हालत आज के समय में है, सरकार की हालतें, सरकार ने लोगों की हालत ये कर ली है, लोग भूखे मरने पे मजबूर हैं। ये औरत की बात पे उसको नौकरी चलकर आ जाती, खुद क्यों नहीं दे देते? टाटा बिरला और ये महिंद्रा बार-बार सोशल मीडिया पे बार-बार कहता है, जी मैं फलाने आदमी को 2 लाख दे रहा हूँ, मैं 4 लाख दे रहा हूँ। महिंद्रा आके कहे कि मैं इन सब 6 लोगों को रोजगार दूँगा, क्यों नहीं कहता? यानी कि मोदी जी की चमचागिरी में तो फिक्की में लग जाएँगे, वहाँ पर जाके भाषण दे देंगे, तो वीडियो डलवा लेंगे। और ये महिंद्रा हुआ, टाटा हुआ, बिरला हुआ, अंबानी हुआ, क्यों नहीं कहते कि हम इन 6 बच्चों के दुःख दर्द को समझेंगे? क्योंकि इन्हें पता है, जिस दिन बोलेंगे कि हम 6 लोगों के दुःख दर्द को समझेंगे, 6 लाख लोग इनके घर पे आके खड़े हो जाएँगे, क्योंकि सरकार ने लोगों की हालत बद से बदतर कर दी है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इतनी फीस नहीं है कि वो जो नौकरी का फॉर्म भरते हैं, उसके साथ जो पोस्टल जो लगाना पड़ता है ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वो देने के पैसे नहीं है लोगों पे। लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों पे चलने के लिए, बस में बैठने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसी हालत में जो बद से बदतर हो गई है, अगर आप चीज़ पर सच्चाई से आँख मूंद देते हैं, तो सच्चाई खत्म नहीं होती। उल्टा लोगों के खिलाफ जो है, सरकार के खिलाफ, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि लोग जो है वहाँ के पीज़ेंट, वहाँ के जो किसान हैं, वो खड़े हो गए थे कि हमारे साथ जो है, हम भूखे मर रहे हैं। और वहाँ की रानी कह रही थी कि तुम्हारे पास अगर खाने को रोटी नहीं है, तो केक क्यों नहीं खाते? यानी उन्हें यही नहीं पता था कि केक ज़रूरी है या रोटी ज़रूरी है, कैसे मिलेगी? इस बात पर रानी के कहने पर वहाँ पे क्रांति हुई थी। तो आप समझिए कि आज की हालत उससे बदतर हो गई है। और ये क्या कह रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, नई वाले और ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल वाले कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों का इस्तेमाल ये शासन के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए कर रहे थे। अरे क्रांति तो सरकार के खिलाफ ही होती है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही होती है, राजा के खिलाफ ही होती है, तानाशाह के खिलाफ ही होती है। किसी आदमी ने सोचा है कि क्रांति जो है किसी भिखमंगे के खिलाफ होती है? यानी कि ये हर चीज को उल्टे तरीके से पढ़ते हैं। और ये ऐसे हैं कि अगर कोई आदमी हगने जाए तो उसका हगना लेकर कहेंगे कि जरूर इसने रोटी खाई थी, चुरा के खाई थी। और उसपे सिद्ध कर देंगे स्पेशल सेल वाले कि चुरा के रोटी खाई थी, तभी इसकी जो टट्टी है वो उसमें से जो है खुशबू आ रही है। और यही बात जो है, जो आमिर खान ने फ़िल्म बनाई थी, उसमें यही दिखाया गया था। सबको पता है वो फ़िल्म का नाम भी और सब चीज़ें भी। नत्था सिंह जो है, कैसे हग रहा था, इस पे पूरा सीरियल उसमें 10 मिनट का पूरा फ़िल्मीकरण था। तो ये की बात आज कर रहे हैं। जी। स्पेशल सेल वाले वहीं पहुँच गए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एनालाइज़ के लिए, इन दोनों घटनाओं के बारे में और कानून के बारे में, एजेंसियों के बारे में, सारा कुछ आपने जो इतनी बातें कही हैं, जनता पर छोड़ देते हैं। आप लोगों का इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रात में या कल फिर रविंदर जी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।